जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं अग्निवीर क्लर्क का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको। और इसमें जो देखने के लिए मिलेगा आपको जीके का, जीएस, कंप्यूटर, मैथ्स और इंग्लिश का मिलेगा। तो आज इस क्लास को लास्ट तक देखिए। और आज जो आपका टारगेट है, कम से कम 120 मार्क लाना है इस पेपर में जो मैंने सेट करा है। और ये पेपर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको आप लोग 100% जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो इंग्लिश का क्लास जो है वो मात्र 999 मिल रहा है, और क्लास के साथ आपको 35 सेट मिल रहा है आपको। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आर्मी क्लर्क का इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और रिकॉर्डेड वीडियो जो है अभी पहले से इसमें 90 पैसेज है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नॉन, पीक्यूआरएस, कॉमन एरर, सायोनिम, एंटोनिम, जो कि सारे आपके आर्मी क्लर्क के लिए है, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप ये ई बुक भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 35 पेपर के लिए 250 पे करना होता है, इंग्लिश के ई बुक के लिए 150 मात्र पे करना होता है, और ये जो सारे रिकॉर्डेड वीडियो है उसके लिए आपको ओनली 500 पे करना होता है। अगर आप ये क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपको सारी चीज फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, और इसका आंसर लगाइए और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार लोगों का नाम यहाँ पर है, किसको यहाँ पर जो 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, सचिन तेंदुलकर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक और नाम बताइए जिसको कैलाश सत्यार्थी के साथ ही नोबेल प्राइज मिला था, उसको, उनका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? यानी कि हजरत बल दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से जगह पर? तो आपके सामने में ऑप्शन है अजमेर, कलकत्ता, गुलबर्ग और श्रीनगर। तो यहाँ पर चार आपको सिटी का नाम दिया गया है, उसमें से आपको अपना आंसर मैच करवाना है। और ये आपको टेस्ट है, तो समझ लीजिए कि आपका आंसर हूबहू जैसे एग्जाम में करेंगे वैसे ही देना है। मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा टाइम मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग एनालाइज कर पाएँ, कभी डॉट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि श्रीनगर करेक्ट इसका आंसर हो जाता है। यानी कि हजरत बल दरगाह जो है ये श्रीनगर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिनका भी है इनका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? यानी देश का सबसे जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपके सामने में चार अवार्ड का, चार पुरस्कार का नाम दिया गया है। तो आपको देखना है कि खेल में सबसे सर्वोच्चतम कौन सा अवार्ड है। क्या ये अर्जुन अवार्ड है, या द्रोणाचार्य अवार्ड है, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, या फिर पद्मश्री है? तो यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो है खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके सामने एग्जाम में कई बार आ गया है कि सबसे बड़ा देश का नागरिक सम्मान कौन सा है? नागरिक पुरस्कार बोले या नागरिक सम्मान कौन सा है, उसका भी आप लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए, इससे पहले एग्जाम जो हुआ था एक दो साल पहले, उसमें पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ये तो पता ही था आप लोगों को। अब राष्ट्रीय पशु भी कौन सा है ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली आपका आंसर कंफर्म कर रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मेरी कॉम जो कि कई बार जो है कॉमनवेल्थ में, ठीक है, ओलंपिक गेम में ये अवार्ड भी जीते हैं, मेडल भी जीते हैं। तो मेरी कॉम को लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है मुक्केबाजी, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी से संबंधित है मेरी कॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है जीएस का, जनरल साइंस का।
सबसे हल्का तत्व कौन सा है। अब यहाँ पर 4 तत्व का 4 एलिमेंट का नाम दिया गया है, तो इनमें से जो सबसे हल्का तत्व है वो कौन सा है। क्या कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आंसर कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। अब 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो एक बार क्वेश्चन को आप फिर से दोहरा लीजिएगा एक बार। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैलोरी आ गया है, इसको एक बार नोट करके देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक इसमें हो गया है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है। देख कौन सा रोग जो है दूषित भोजन से होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने मिस्टेक थोड़ा कर दिया इसमें, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 नंबर, आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है। आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन जब मिस्टेक हो जाता है, आंसर मिस्टेक हो जाता है ऑप्शन देने में, तो ये 4 नंबर आपको सभी को दे दिए जाते हैं। 4 नंबर, तो अपने नंबर में भी आप लोग 4 नंबर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा रोग जो होता है दूषित भोजन करने से होता है, क्या ये टीबी होता है, टाइफाइड, चिकन पॉक्स या फिर इबोला। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये दूषित भोजन करने से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, एक मछली श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती है। श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए कौन से अंग का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गलभर, नाक, मुंह या फिर आंख। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता होता है ऑप्शन नंबर ए, मछली जो श्वसन करता है, वो सांस लेता है, वो गलफर के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन और है, कौन सी गैस जहरीली गैस है। कौन सी गैस जहरीली है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर जहरीली गैस जो है ऑप्शन नंबर इसका सी है, जो कि है कार्बन मोनोक्साइड को जहरीली गैस कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है इंग्लिश में लिखने में, कार्बन मोनोक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, कार्बन मोनोक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर के लिए आपके जो हमारे ई बुक जो है, जो कि 50 रुपये का है, उसमें आपको 800 से 900 क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन यहाँ पर है, वो आपके आर्मी क्लर्क के एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है, तो उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिलेगा, आपके व्हाट्सएप मिल जाएगा। पेमेंट करके इन दोनों में से किसी नंबर पर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन 1 लाइनर है, ये आप एग्जाम के लिए बहुत आपको हेल्प करने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, और जितने सारा मैंने यूट्यूब पर करवा दिया है दोनों चीज कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम बन ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर https://www.google.com में कॉम का क्या मतलब है। यानी कि ये जो आप कॉम देख रहे हैं इसका मतलब क्या है। क्या कम्युनिकेशन कहा जाता है, कॉमर्स को, कॉमर्शियल को, या फिर कंपनी को, किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको देखने के लिए क्या मिल जाता है, कभी कभी .com मिल जाता है, कभी कभी आपको .org मिलता है, कभी कभी .edu मिलता है। तो ये देखो एक्सटेंशन जो होता है लास्ट में जो लगा रहता है ना, तो वो जो आपको कभी कभी आपको पता करना होता है, तो ये किस किस को इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ पर .com जो होता है, यहाँ पर कॉम जो होता है, तो कॉम का ऐसे मतलब होता है कॉमर्शियल। तो यहाँ पर अपना पहले आंसर नोट कर लीजिए कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। और लास्ट में जो .edu लगा रहता है वो एजुकेशन से संबंधित वेबसाइट रहता है, कंपनी रहता है। .org जो रहता है ये आपका कोई न कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रहता है। ये आप एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, .gov करके आता है ना, ये गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन जो आपका है कि फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर में जब कोई चीज कॉपी करना रहता है आप लोग, तो कौन सा कमांड का यूज करते हैं। क्या Ctrl+C का, Shift+C का, Alt+C का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अगर आप पता नहीं है
तो आप नोट कर लीजिएगा आंसर। अगर पता है तो मेरे आंसर से कंफर्म कर लीजिए। कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं आंसर चुनने में, क्योंकि देखो यहाँ पर शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है, अब किसको लें यहाँ पर। तो यहाँ पर सही से पता, जब उसका यूज करेंगे, याद किए रहेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस सी क्या जाता है, कॉपी किया जाता है। और वही CTRL यानी कंट्रोल प्लस में वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस में ए करेंगे तो फिर ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। आगे जो है .pdf किस प्रोग्राम का एक्सटेंशन है, यानी कोई भी फाइल नेम के लास्ट में अगर .pdf लगा रहता है तो कौन से प्रोग्राम का ये एक्सटेंशन होता है। क्या ये कोरल ड्रॉ का है, या इंटरनेट का, पेज मेकर का, या फिर एडोब एक्रोबैट का, किसका है ये। तो एडोब एक्रोबैट का क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, .pdf होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाता है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किस फाइल का प्रकार, किसी फाइल का प्रकार द्वारा पहचाना जाता है कि कौन सा फाइल ये है, वो कैसे पहचानेंगे आप लोग। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है फोल्डर का नाम से, या फाइल आकार से, या फाइल पथ से, या फिर पथ ये बोले या पाथ बोले, या फाइल एक्सटेंशन से। किससे पहचानते हैं आप लोग, तो फाइल एक्सटेंशन से पहचानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, फाइल एक्सटेंशन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का यहां पर है, उसके बाद मैथ और इंग्लिश देखेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जैसे कि एनईए कहा जाता है, ENIC, किसने डिजाइन किया था। देखिए यहां पर एनियक को किसने डिजाइन किया था। तो यहां पर दिया गया है आपके सामने में चार ऑप्शन, चार लोगों का, चार साइंटिस्ट का नाम यहां पर है, यहाँ तीन ही लोग का नाम दिया पर है। अगर उसमें से अगर सभी हैं तो आप सभी दे दीजिएगा, लेकिन आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का एनियक कहा गया था। उसको डिजाइन करने वाले जो थे वो जे प्रेस्पर एकर्ड थे और जॉन W मॉचली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज क्लास आपको लास्ट तक लगाना है और देखना है कि 120 मार्क आप ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। देखिए जो लोग आप लोग सीरियस रहेंगे ना, वो एग्जाम मैं बोलता हूं कि 100% निकाल लेंगे। जो लोग सीरियस नहीं लेंगे ना, ऐसे कभी भी देख लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे ना, नोट नहीं बनाएंगे, सीरियस नहीं लेंगे ना, एग्जाम के बाद कुछ नंबर जब फेल कर जाएंगे तो वो हाथ मच लेंगे और लाइफ खत्म हो जाता है उस टाइम में। जो आपका सपना होता है ना, सपना पूरा पूरा खत्म हो जाता है। जितना कम से कम मैं कराता हूँ उसको तो 100% कर ही लीजिए। और क्लास को कभी भी देखिए, क्लास नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन जब भी देखिए और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को, लगता अगर होगा तो लाइक जरूर करिएगा। लेकिन लाइक तो करते नहीं बहुत सारे बच्चे। जैसे कि आप मान ले 2000 व्यू है, 2000 व्यू में 1500 छोड़ दीजिए, 500 छोड़ दीजिए, 1500 तो लोग तो देखते हैं ना, वो भी तो लाइक नहीं इतना आता है। तो आज जो लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट है, कम से कम 1000 लाइक का टारगेट है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात करिए। अब यहां पर ये समीकरण जो दिया गया है इसमें x का वैल्यू क्या होगा वो पता करना आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या करिए, पहले इतना का पहले एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, अब 7 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 21 में 7 3 से भाग लगाएंगे तो 7 बच जाएगा। 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा, इन दोनों में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस में 21। आप प्लस कर दीजिए वाला प्लस, और यहाँ पर 7 से भाग लगाएंगे किसमें तो 3 आ जाएगा। अब 3 से गुना करना पड़ेगा इन दोनों में, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में माइनस में 12 हो जाएगा, बराबर में 2x माइनस में 1/5 तो रहेगा ही आपका। अब क्या इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, x वाले को, x और x यानी कि दोनों जुटेगा, 7 3 10x। ठीक है, 10x और माइनस माइनस यहाँ पर है, दोनों जुट जाएगा और साइन लगेगा बड़ी संख्या का माइनस का लगेगा। 21 और 12 कितना होता है, 33 होता है, बराबर में बटा में तो 21 आपका रहेगा ही ये वाला। अब ये तो 2x माइनस 1/5 तो रहेगा ही। अब क्या कर ली, इसे इससे गुना कर ली, इसको इससे गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 21 गुना में 42x, क्या हो जाएगा 42x माइनस में 21 बराबर में 5 से गुना करेंगे तो 10 पंचे 50x माइनस में 33 पंचे 5 से 15 5 से 15 116 165। अब क्या करिए, इसको आप इस तरफ करेंगे तो देखो प्लस में है माइनस में आ जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8x बराबर में, इसको आपको इस तरफ लाना पड़ेगा क्योंकि x का जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो दोनों क्या, ये माइनस में है ये प्लस में रहेगा, दोनों घट जाएगा ना, तो घटा कितना होगा आपका साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या तो ये है, इसका साइन प्लस इस तरफ हो जाएगा, प्लस ही लगेगा आपका।
तो 21 जो घटाएंगे इसमें से, आप 21 घटाएंगे तो कितना, 4 और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना, 144। अब यानी कि 8 से काट लीजिए इसको, 8 से काटेंगे तो 18 8 144, एक्स बराबर कितना हो गया, 18 हो गया, जो कि आपका ये आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका आंसर है। देखिए जब तक मैं सॉल्व करता हूं ना, उससे पहले सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं समझा के बना रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ही, लेकिन आप लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पर ही आप लोग फोकस जरूर करिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत इतना रुपया है तो इतना क्विंटल चावल की कीमत क्या होगा। अब यहां पर देखिए 2/5 क्विंटल मैं क्यों कर देता हूं, क्या 180 है, तो 1 क्विंटल कितना होगा, 1 क्विंटल कितना होगा, तो 180 गुना में 5/2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इतना निकालना है तो क्या 4/6 से निकालेंगे, क्विंटल का निकालेंगे तो 180 गुना में 5/2 गुना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक निकालने के लिए थोड़ा बढ़ जाएगा इसका वैल्यू, मैंने कर दिया। अब इतना निकालने के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि 1 से कम है, और ये तो कितना हो जाएगा, ये 4/6 ही करना पड़ेगा, इसको बट्टा नहीं करिएगा आप लोग। अब काट के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे तो 6 60, 6 60 पंचे 130, यानी 30, 6 पंचे 30, यानी कि 300 हो जाएगा काट के, यानी 300 रुपया क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा इतना क्विंटल चावल का। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 क्विंटल में कितना 100 किलो होता है ना, तो 100 गुना में 2/5 करिएगा तो 5 20 से, यानी कि 20 गुना में 40, ये 40 किलो चावल का दाम इतना है, ठीक है, इतना है। ये क्लियर है कैसे मैं बना रहा हूँ, तो आपको ऐसे भी पता कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे आपको जो मैंने तरीका बताया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तरीका 3 स्टेप में कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कक्षा में के कुल छात्र में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। यानी कुल छात्र का इतना 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 कहीं कहीं पढ़ रहा है, बाकी बच्चे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। यानी इतना से जो बच गया ना, वो कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं जो कि चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गौर करिए यहाँ पर। अब ये करने के लिए पहले शेष बच्चा निकालना हो, क्योंकि ये नंबर में दिया गया है आपका, और ये आपका पूर्णांक में दिया है, भागा में दिया गया। इसे पता नहीं कर सकते हैं, इसे पता कर सकते हैं। पहले शेष कितना बचा है, टोटल मैं मान लेता हूं 1, टोटल कितना बचा है, तो 1 बचा है, ठीक है। अब 1 में से मैंने 1/4 मैंने माइनस कर दिया, अब मैंने प्लस में करके 3/10 माइनस करूंगा, क्योंकि इतना बचा कुल का इतना, और कुल का 3/20 प्लस 3/20, जो बच जाएगा क्या निकल जाएगा, शेष ना, शेष बच्चे निकल जाएंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस में अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 दुना में 40 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 40 से कट रहा है सभी ना, तो 40 से काटूंगा, 4 से मैं लगाऊंगा 10 हो जाएगा। अब 10 से 10, अब 10 से काटूंगा 4 हो जाएगा, 4 दिया ये 12 हो जाएगा, और 20 गुना 40 3 गुना में 6 हो जाएगा ये। अब यानी कि कितना हो जाएगा, 1 माइनस में अब 40 10 और 12 22 और 6 28, 28 बटा में 40 हो जाएगा ये। यानी कह सकते हैं घटाने के बाद ये 12/40 बच जाएगा, ये शेष बच जाएगा ये। अब 12/40 क्या है, तो 18 के बराबर में है। 18 मैंने क्या कर दिया, शेष बच गया है ना, ये शेष, तो शेष तो ये पूर्णांक में भागा में है और ये कुल में है, नंबर में है। तो मुझे इतना बराबर में इतना है, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, यानी कुल बराबर 1 बराबर 1, यानी कि कुल भाग 1 था ना, 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 18 गुना में ये हो जाएगा आपका 40/12 हो जाएगा। जब 1 का निकालेंगे तो 1 का निकालेंगे तो टोटल। अब काटे यहाँ पर 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे हैं दोबारा जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 मैंने क्यों निकाला है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 12/40 करता हूं तो 1 से कम है, ये 1 से कम है, याद रखिएगा। ऊपर जैसे छोटा हो गया ना, भाग लगाएंगे तो 1 भी नहीं आएगा ना, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए 1 से कम है ना। जब 1 निकालेंगे, जब 40 को ऊपर करेंगे 12 नीचे करेंगे तभी इसका वैल्यू बढ़ेगा 18 का, नहीं तो अगर ऊपर 12 रहेगा नीचे 40 रहेगा तो 18 से भी कम हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए मुझे भाग करना पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 22.5 मीटर लंबी, 33 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। क्या बोल रहा है, यदि
यहाँ पर यदि है, यदि ईंट की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जो है 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो दीवार पर 1/10 भाग सीमेंट द्वारा बना हुआ है। यानी कि देखिए हमें कहने का मतलब क्या कह रहा है, एक दीवार है, ठीक है, एक क्या है, दीवार है ये। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, लंबाई दिया गया है ये, ठीक है, और चौड़ाई दिया गया है ये, और ऊंचाई दिया गया है, मतलब 3 क्षेत्र इसमें दिया गया है दीवार का, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊपर वाला हो गया और ऊंचाई ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें जो है 1/10 भाग ना इसका सीमेंट लगा हुआ है। मान ली सपोज कर लिए सीमेंट इतना सीमेंट लगा हुआ है, नीचे या ऊपर से, मान ले तो नीचे सीमेंट लगा गया है ना, इतना सीमेंट लगा गया आपका, ठीक है। अब जो इसका बच गया है ना, उसमें कितना ईंट लगेगा, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि पूरा मुझे ईंट ही लगाना है, बाद में इसको मैं कम कर दूंगा 1/10 भाग को, अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, तो देखिए कुल ईंटों की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे कि पूरा दीवार का क्षेत्रफल और भागा में एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कुल ईंटों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 22/5 गुना में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है 33, देखिए 22/5 गुना में 33, देखिए और गुना में 10 करना पड़ेगा। लेकिन एक बार याद कर लीजिए इसको कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है और मीटर में है, और ईंट की जो छोटा छोटा ईंट होता है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सभी को मैं सेंटीमीटर कर लूंगा। ये तो मीटर में है, इसमें 100 से गुना कर देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर से मीटर सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये जो आपका 10 है, इसमें मुझे 10 से 100 से गुना करने पड़ेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। करना तो मुझे यहाँ चाहिए था समझने के लिए, मैंने लास्ट में मैंने यहाँ पर कर दिया, बट हम ये सेंटीमीटर तो सभी में है, 22 गुना में 15 गुना में 9। अब काट लीजिए इसको, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक नीचे में 10 आ जाएगा, 10 तो 10 कट ही जाएगा ये। अब काटे यहाँ पर 15 से कट जाएगा, 15 15 है 225 होता है, 15 15 है तो 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब 11 दूना में 22, 11 तिया 33। अब देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। अब कितना हो जा रहा है आपका यहाँ पर, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 5 हो गया, 5 और यहाँ से काट दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 0 0 0, 25,000 हो गया ना, 25,000 ईटा लगेगा। लेकिन इतना भाग सीमेंट है ना, तो इतना भाग तो कम हो जाएगा, यानी 1/10 भाग तो सीमेंट लगा गया है, तो शेष भाग में करना था, नहीं शेष भाग में ईटा लगाना था ना। शेष भाग कितना हो जाएगा, 9/10 है, यानी एक में से आप 1/10 कम कर दीजिएगा, तो 9/10 यानी कि इतना ईटा लगेगा। तो इसका आप लोग 9/10 कर लीजिए, या तो यहीं पर पहले कम कर लीजिए, इसके क्षेत्रफल में कम कर लीजिए, आयतन में कम कर लीजिए, गुना करके 9/10 कर लीजिए, तो निकाल लीजिए, आप भाग लगा दीजिए, इसमें इतना कर दीजिएगा। अगर नहीं तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, अगर नहीं तो आप इतना करने के बाद से आप लोगों ने यहाँ पर इतना करा है, घटाया है 9/10, तो आपका आंसर निकल जाएगा, 0 0 निकल गया यहाँ पर, 25 नमा 225, 225 यानी 0 0, यानी कह सकते हैं कि 22,500 ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है ये। देखिए थोड़ा समझने में हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन आप दोबारा निकालेंगे तो निकल जाएगा। यानी कुल ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जितना पहले दीवार का क्षेत्रफल रहे, आयतन रहे, उसमें से एक ईंटे का आयतन निकाल दीजिएगा, क्योंकि दीवार का जो आयतन होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, उस तरह से एक ईंट का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पर। लेकिन इसमें ऐड क्या कर दिया गया था, ये एक पॉइंट था आपके क्वेश्चन में, ये पॉइंट था, यही पॉइंट से बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, फंस जाते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इतना दिया गया है, 3:1 दिया गया है यहाँ पर। तो पार्क की परिधि इतना दिया गया है, पार्क क्या है, आयताकार है ना, आयताकार होगा तभी तो इतना लंबा चौड़ा है ना यहाँ पर, इतना परिधि है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा सड़क रास्ता है, तो रास्ते पर बनाने का खर्च कितना है कि 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना लगेगा। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ, पिक्चर बनाकर। देखिए मान लिया जाए एक आपका ये लंबाई चौड़ा दिया गया है, अब इसके अंदर की तरफ क्या है, एक रास्ता बना दिया गया, क्या बना दिया गया है, जिसकी क्या है लंबाई चौड़ाई कितना है, तो 2 मीटर दिया गया, इसका चौड़ाई कितना है 2 मीटर, ये रास्ता है। तो वही रास्ते पर बोल रहा है, रास्ते पर जो खर्च जो होता है ना, इतना 1 मीटर में, 1 वर्ग मीटर में इतना रुपया खर्चा होता है, तो जितना वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा उतना से गुना कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल का डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और इसका क्षेत्रफल निकाल के रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, घटा के निकल जाएगा, लेकिन मैं उतना नहीं करूंगा, ठीक है।
रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 गुना में x, 2x लंबाई प्लस में चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस में 2x। अब देखिए आप समझिए यहाँ पर 2x कहां से आ गया, लंबाई चौड़ाई समझ में आता है। तो आपको चाहिए क्या, x है कौन सा, जो आपका सड़क की चौड़ाई रहे वो। सड़क की चौड़ाई इतना 2 है ना, तो x बराबर में 2 हो जाएगा, बाद बाकी 2 तो है ही आपका फॉर्मूला में है। लंबाई चौड़ाई आपको निकालना पड़ेगा आपको। देखिए पहले लंबाई चौड़ाई में निकाल रहा हूं। देखिए यहाँ परिधि दिया गया ना, परिधि बराबर दिया कितना, तो दिया गया है 320 दिया गया है। यहाँ परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, बराबर में 320 दिया है। ठीक है 320। अब यहाँ काट, यहाँ पर काटेंगे यहाँ तो 160 निकल जाएगा। लेंथ प्लस में ब्रेथ कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा ना, यहाँ पर काट के 2 से मैंने काट दिया यहाँ पर। अब देखिए दोनों का अनुपात दिया है 3:1 ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा 160 गुना में 3/4 हो जाएगा। देखो 3/4 मैंने कहाँ ला दिया, लंबाई है 3 चौड़ाई है 1, 3 1 4, 4 में से 3 भाग लंबाई है, चौड़ाई कितना 1/4 है। इसका काटेंगे यहाँ पर तो कितना निकल 4 चौका 16, 40 दिया में 120 लंबाई हो गया, और चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, तो 120 में 160 में से 40 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई निकल गया, लंबाई इतना निकल गया, चौड़ाई इतना निकल गया, तो लंबाई यानी 2 इंटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि रास्ते का चौड़ाई, लंबाई है आपका 120, चौड़ाई है दिया आपको कितना, तो 40 माइनस में 2 इंटू में 2, एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया मैंने। अब यहाँ डायरेक्ट निकाल दो, 2 दूना में 4, 120 और 40 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, माइनस में 2 दूना 4 हो जाएगा। कह सकते हैं कि 104 गुना में 154 हो जाएगा, 56 हो जाएगा घटाने के बाद। इसको घटाइएगा, अब गुना करिएगा कितना हो जाएगा आपका, तो 6 चौका 24 हाथ में 2, 15 चौका 60 2 62, 624। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया ये। ठीक है, अब 1 मीटर वर्ग मीटर पर इतना खर्चा होता है, तो इतना वर्ग मीटर निकल गया ना आपका, ना इतना वर्ग मीटर निकल गया। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे लोग, 624 गुना में 1.50। अब इतना गुना करेंगे कितना आ जाएगा पता है ना आपको, ना गुना करिएगा तो आपका इतना निकल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है ना। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला तो मैंने बता दिया यहाँ पर आपको, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, आपके अंदर की तरफ रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। ठीक है ना, अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ कभी कभी रास्ता बनता है ना, तो उसे माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, तो वही आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, देखिए मैंने टाइम लिया है, लेकिन आपको बहुत इजी कर दिया है क्वेश्चन में, अगर समझ में आया होगा तो, और समझ में आएगा ही, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं क्लास में देख रहा हूँ मन बोरिंग हो गया मैं निकल जा रहा हूँ यहाँ पर, क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोगों को, अगर आर्मी क्लर्क निकालना है तो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि 3x³ बराबर में 375 है, तो x का मान कितना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 3x³ बराबर में 375। अब यहाँ पर 3 से काट दीजिए तो 125 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि x³ बराबर में 125, x बराबर कितना हो जाएगा 125, यानी कि 3 यहाँ निकल जाएगा। इसका क्यूब रूट निकलता 5 का, 5 का क्यूब रूट 125 होता है, तो x के बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, इन दोनों को गुना करना है, यानी कि 1.07 गुना में 10.3। देख गुना तो करना ही है आपको यहाँ पर, लेकिन एक बार थोड़ा कॉमन सेंस भी यहाँ पर लगाना है। देखिए यहाँ पर गुना करने पर एक 0.2 अंक के बाद है, ये 0.1 अंक के बाद है, तो गुना करने के बाद जो पॉइंट आएगा कितने अंक के बाद हो जाएगा 2 1 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद हो जाएगा, कोई सा भी अंक हो। देखिए 0.3 अंक के बाद है, पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो आप कभी आंसर ये नहीं होगा। 0.2 अंक के बाद है, तो कभी भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 0.1 अंक के बाद है, तो कभी आपका आंसर डी नहीं होगा। आपका देखने से पता चल गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। वैसे भी 3 सत्ते इसका स्थान पर 1 आ रहा है, 1 तो है ही यहाँ पर, और 3 अंक बाद है ही, तो अब आगे गुना करने की जरूरत नहीं है। अगले ऑप्शन से मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आपका आंसर बी सी डी नहीं होगा, तो आपका आंसर 100% ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर में होता है। अब एक कर्ण का वर्ग जो होता है, देखिए एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज में जो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर जो होता है ना, इसका होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि कितनी भुजाओं का,
तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब यानी कि दो भुजा है ना, एक भुजा एक भुजा, दो भुजा है ना यहाँ पर, तो वही पूछ रहा था आपका, दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। बस समझने की सही बात था यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। आगे है कि न्यून कोण कितनी डिग्री का होता है। न्यून कोण बोले यानी कि एक्यूट एंगल कितनी डिग्री का होता है। देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, कम 90 डिग्री से कम होता है। यानी कह सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए ऐसा करने से मतलब क्या है, यानी कि जो भी यहाँ रहेगा ना वो 90 से कम रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है, और 90 डिग्री वाला कोण को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। और 90 डिग्री के बाद वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, उसे अधिक कोण कहा जाता है, ठीक है। और 180 डिग्री वाले कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है। देखिए मैंने बताया था कि आप एग्जाम में, खासकर आर्मी के एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो तो आर्मी के एग्जाम में आप लोगों को 100% आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। खासकर मेंसुरेशन का फार्मूला तो याद होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली इसी तरह से फार्मूला भी एग्जाम में आ जाते हैं और कई बार आए हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो है ऑप्शन नंबर बी है, 6a² क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, इंग्लिश का सेक्शन आने वाला है कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो इंग्लिश भी आप लोगों को करना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ ना पैसेज मैंने इसमें से हटा दिया है। पैसेज के लिए आपको 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैंने हटा दिया है, वो आपके पेड कोर्स में चलता है वो। तो आप लोगों को इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उम्मीद करके चलिए कि 100% आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा, या कहीं भी तैयारी करोगे इंडिया में उससे बेहतर ही है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सेम का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्पेशल आर्मी क्लिक के लिए करा रहा हूँ स्पेशल। तो आप उसी से पढ़ना, आप लोगों को इंग्लिश या कुछ भी पढ़ना है जो आपके आर्मी के लिए पढ़ाते हो उसे पढ़ना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो अदरवाइज जो अलग पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन अगर आर्मी के लिए पढ़ेंगे और आर्मी क्लर्क के लिए पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको वही लेवल मेंटेन करेगा। आपका थोड़ा कमजोर भी रहेंगे ना, तो आप एग्जाम में निकाल लेंगे। देखो आपको एग्जाम निकालने से मतलब, यहाँ एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, एग्जाम निकालिए आप लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा क्लास जो है ना 1+ डिफेंस अकेडमी, यहाँ पर वो ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी से बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ चुनना है प्रीपोजिशन आपको, तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा वो देख लीजिए। He is quite confident his success. He is quite confident. क्वाइट कॉन्फिडेंट के बाद क्या आएगा, टू, फ्रॉम, ऑफ या फिर ऑन। जो प्रीपोजिशन यहाँ लगाएंगे आप, वो लगाने के बाद सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा कि सूटेबल है या नहीं है। कभी कभी ना पता चल जाता है। देखो ये कब पता चलेगा पता है ना, आप जब रीडिंग करेंगे। आप लोग रीडिंग कुछ भी करिए, कुछ भी कर रीडिंग करिए, आप कोई पेपर पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, मोबाइल में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में रीडिंग दीजिए, मुंह खोल कर रीडिंग दीजिए, तो आपको सही सही बोलने की आदत लग जाती है। तो रीडिंग आपको हर सेक्शन में काम आएगा। वोकैबुलरी बढ़ेगा आपका, रीडिंग हैबिट बढ़ेगा आपका, फिलर्स बढ़ेगा आपका, कॉमन एरर बढ़ेगा आपका। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगेगा, मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑफ लगता है। ये फिक्स है, हमेशा आपका कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ ही आता है। कॉन्फिडेंट जिसमें भरोसेमंद यानी भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, वो बहुत ज़्यादा है, भरोसा है उसका अपने आप पर, जो कि वो सक्सेस जरूर करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन में भी आपको ढूंढना है प्रीपोजिशन। आई डू नॉट थिंक दैट ही इज क्वालिफाइड द पोस्ट। तो यहाँ भी होता है क्वालिफाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा आपको यहाँ पर, तो क्वालिफाइड फॉर होगा। किस चीज के लिए उसने क्वालिफाई करा है, किस चीज के लिए, मैंने क्या बता रहा हूं, किस चीज के लिए, कौन से पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर क्वालिफाई फॉर होगा, ठीक है। क्वालिफाई के साथ यहाँ पर फोर है, यानी क्वालिफाइड फॉर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ही इज इग्नोरेंट फैक्ट। वह क्या है, उदासीन है, इग्नोरेंट है, पता नहीं है। तो इग्नोरेंट के साथ क्या लगता है, टू, फ्रॉम, ऑफ या ऑन। यहाँ पर लगता है ऑफ लगता है, इग्नोरेंट ऑफ ही होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को उसको 100% करके जाना आप लोगों को, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि 1+ डिफेंस अकेडमी का जितने सारे क्लासेस आ रहे हैं ना, उसको जरूर करके जाना है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल रिसर्च करके सारे क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आता हूँ।
अब आगे जो है अगला क्वेश्चन आपको पता करना है, एंटोनिम पता करना है। इसको जरूर देख लीजिएगा, सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आपको देख के कर लेना है। देखिए एसेंड है, अब एसेंड के लिए आपके सामने में है शेल, डिसेंट, डिसेंड और रिफ्यूज है। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्यों? एसेंड मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ना। क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ना होता है, बढ़ना आगे की तरफ। तो डिसेंट मतलब क्या आता है? नीचे की ओर बढ़ना होता है, नीचे की ओर उतरना होता है डिसेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एंटोनिम में। ठीक है, क्लियर है? आगे हो जाओ, फिर से यहां पर दिया गया है एंटोनिम, ब्लंट, आइडल, शार्प, डिजीज और यहां पर डिनाई है। तो ब्लंट मतलब क्या होता है? मान लिया मुरझा हुआ होता है, जिसमें कि भोदा होता है। आदमी बोले या कोई औजार क्या होता है जो तेज नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग ब्लंट कहते हैं। जो आदमी भी देखते हैं ना बहुत ज्यादा मंद बुद्धि रहता है, ब्लंट कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से? शार्प हो जाएगा। शार्प मतलब क्या होता है? तेज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एंटोनिम जो है आपका आंसर है। आगे जो है आपको पता करना है सायोनिम। तो ब्रेव के लिए जो सायोनिम है करेजियस और कवार्ड, वाइज और ड्वार्फ। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ब्रेव मतलब बहादुर होता है, जिसके पास साहस होता है, तो वही है करेजियस है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे है आपको इसमें पता करना है एरर कौन से पार्ट में है। देखिए, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, नो एरर। अब यहां क्वेश्चन गौर कर लीजिएगा, जहां भी आइदर और नाइदर नॉर आ जाए या सूनर के आ जाए, तो वहां पर क्वेश्चन गौर करिएगा कि मैंने बताया था आपको क्या क्या एरर मिल जाएगा, कौन सा एरर मिलेगा आपको। या तो आपको नॉन में मिल जाएगा एरर, या फिर भर में एरर मिल जाएगा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिए कि ई आर टी एच ईयर आइदर के साथ जो आता है, आइदर ऑफ के साथ क्या आता है, यहाँ आ जाएगा नॉन जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। और भव जो रहेगा यहाँ पर, ये भव रहेगा आपका सिंगुलर रहेगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आइदर ऑफ के बाद जो भी आएगा नॉन यहाँ पर वो आएगा प्लूरल में। ठीक है, और जहां पर भव जो आएगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर में रहेगा। तो यहाँ पर भव तो यहाँ पर नॉन तो दिया गया है प्लूरल में, लेकिन आपका जो है ये दिया गया है प्लूरल, तो आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा लीड्स आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो एरर हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन में क्या है आपका। देखिए, जो मैं रेगुलर बता रहा हूं आप लोगों को ना, याद रख जरूर रख लीजिएगा। या कि आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, नो एरर। कभी कभी आप लोग गौर करिएगा, क्वेश्चन गौर करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है लेकिन डिफिकल्ट लग जाता है, डिफिकल्ट समझ में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है एरर तो पता लग जाता है कि यहाँ पर एरर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एरर क्या लगाऊं वो नहीं होता है। तो ये भी काफ़ी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एरर क्या है, तो फिर आप 100% श्योर हो जाएंगे आंसर करने में। अब देखिए यहाँ पर एरर किस में है, तो मैं बता रहा हूँ कि पार्ट नंबर ए में एरर है। वैसे भी देख रहे हो आप लोग कि आई प्लस के साथ हैव है, तो भी थी तो यूज है ही, तो एरर है क्या? आई आपका सिंगुलर है लेकिन इसका प्लूरल वर्ब लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं तो समझते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एरर है क्या? तो एरर कहाँ पर है? अब देखिए यहाँ पर 2 years एगो है, ये सेंटेंस पास्ट में है। जब पास्ट में यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में रहता है तो पास्ट वाला ही वर्ब यूज होता है। तो आई हैव नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली क्या आएगा? आई पास्ट हो जाएगा, पास द एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास 2 years एगो, 2 years एगो हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या है, बड़ा गौर से देखिएगा, आपको एरर तभी मिलेगा आपका, नहीं तो एरर नहीं मिलेगा आपका। देखिए अर्थ के साथ दो लगा है, अब सिंगुलर यहाँ पर है तो सिंगुलर वर्ब लगा गया, आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। राउंड द सन, चारों तरफ सन के, कोई दिक्कत नहीं है। सन में भी दो लग गया, कोई एरर नहीं है। एरर जो आपका मिल गया है पार्ट नंबर सी में, तो एरर क्या है आपका? इजंट जो यूज किया गया है ये गलत है, क्योंकि सेंटेंस जो आपका दिया गया है ये आपका टेंस के कौन से पार्ट में है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका यहाँ पर। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डज होता है। डज जब यूज करते हैं, डज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ,
तो सिंगुलर यहाँ पर दिया गया है तो इज तो नहीं आएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा, डजंट आ जाएगा, डजंट इट आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, इजंट नहीं आएगा, डजंट हो जाएगा, सिंगुलर यह दिया गया है। अगर आपका प्लूरल होता है, आपका यहाँ पर प्लूरल होता है तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज करते हैं, डोंट यूज करते हैं, क्या यूज करते, डोंट यूज करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के लिए आपका यहाँ पर डजंट लग जाएगा। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो आपका PQRS जो है, तो इसे डरिए मत, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लाता हूं और इससे पहले जो क्लासेस हो गए हैं, इससे पहले वाले बैच में सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको, देख लीजिएगा। अब भगवान से उम्मीद करिए कि सेम का सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाए, क्योंकि उसमें 90 पैसेज है। इस बार भी मैं आपको 100+ में पैसेज कराऊंगा आप एग्जाम तक में, तो सारा जरूर करिएगा। भगवान से उम्मीद करिए कि पैसेज मैच कर जाए आपके एग्जाम में, और उम्मीद है कि मैच करेगा, इससे पहले मैच करे हैं। तो अब यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब यहाँ ढूंढिए क्या आएगा कि महात्मा गांधी के बाद क्या आएगा। महात्मा गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज करोगे, कोई सेंटेंस कॉम्बिनेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, सेंटेंस आपका पी से नहीं होगा। महात्मा गांधी टू द प्रॉब्लम, तो ये सेंटेंस, ये भी मीनिंग नहीं आपको लग रहा है, तो आपका नहीं लग रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा है कि नहीं होगा, नहीं हो सकता है, मैं बेस्ट से बेस्ट ढूंढने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। महात्मा गांधी वाज नो आंसर, महात्मा गांधी के बाद आपका वर्ब लग जाएगा, सिंगुलर है, तो मे भी आपका हो सकता है, लेकिन आपका महात्मा गांधी वाज नो आंसर ये आपको कोई मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। आपको देख सेंटेंस तो मैच कर रहा है आपका ग्रामेटिकली, लेकिन मीनिंग इसका क्लियर नहीं लग रहा है मुझे, तो अभी मैं इसको छोड़ के चल रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर दूं कि महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, उनका ये मानना था, उनका ये मानना है, तो कोई दिक्कत नहीं आ लग रहा है मुझे, यानी सेंटेंस एस से स्टार्ट हो सकता है। तो ऑप्शन पर आइएगा आप लोग, तो यहाँ देखिएगा सेंटेंस एस से एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो मे बी आपका चांसेस है कि आपका सेंटेंस यहीं से आंसर मिल जाए। अगर मुझे लग रहा है सेंटेंस एस से स्टार्ट हो सकता है और मैं तीनों श्योर हो चुका हूं कि आंसर कभी भी नहीं आपका स्टार्ट होगा ये, तो आप आंसर अभी लॉक कर दीजिएगा। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। एस के बाद पी चेक करूंगा मैं, आर चेक करूंगा, ई क्यू चेक करूंगा, मैं यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन से हेल्प लेना। क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए आप इसका मीनिंग निकालो, ग्रामेटिकल करो और ऑप्शन का हेल्प लो और प्रैक्टिस करो, 100% आप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि आपका आंसर एस से स्टार्ट होगा, एस के बाद पी भी मेरा मैच करना चाहिए, उसके बाद आर और क्यू भी मैच करना चाहिए। महात्मा गांधी बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नो आंसर टू द प्रॉब्लम, महात्मा गांधी का ये मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण जो है, ये प्रॉब्लम, ये आंसर नहीं है प्रॉब्लम का। तो कौन सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो यानी कह सकते हैं कि 100% आपका श्योर हो गया कि आपका आंसर मैच कर गया। महात्मा गांधी मानते थे कि जो औद्योगिकरण जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये क्या है, आंसर नहीं है, जवाब नहीं है, ये इस बस इससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह से आप लोगों को भी करना है, आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मैंने कर दिया, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, द हीरोज ऑफ पीस एंड लेवर्ड ऑफ द बिटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। द हीरोज ऑफ पीस यानी शांति के जो दूत हैं, जो हीरो हैं, कौन है वो, कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए ग्रेट सोशल रॉन्ग, तो ये आपका मीनिंग नहीं लग रहा अभी। अब पीस, द ग्रेट हीरो ऑफ पीस एंड एबोलिस्ट, अगर मैं एंड यूज कर रहा हूं तो चलेगा, लेकिन एबोलिस्ट जैसे मैंने वर्ब यूज कर दिया, इसका मतलब क्या है, इससे पहले कोई ना कोई वर्ब आएगा या कुछ ऐसा बात आएगा, लेकिन इससे हम मैच नहीं कर रहा है आपका। पीस एंड एबोलिस्ट तो नहीं आएगा ना, एबोलिस्ट मतलब क्या, खत्म कर देना होता, खत्म कर दिया। तो यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है आपका, क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, अब मुझे पी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं मानता हूं कि अगला देखिए, द हीरोज ऑफ पीस हु हैव बैनिस्ड पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, आपका सेंटेंस आर से स्टार्ट हो सकता है अभी, क्योंकि हु इसके लिए आ गए, हीरोज के लिए आ गए यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, द हीरोज ऑफ पीस ग्रेट स्कॉलर्स साइंटिस्ट स्टेटमैन एंड सोशल रिफॉर्मर्स, सेंटेंस आपका ये भी हो सकता है। अगर मैं इन दोनों में से बेटर मैं ढूंढ रहा हूं, अगर तो मैं अगर ये कर लूँ ना, अगर ये भी क्या है, पर्सन कोई ना कोई पर है ना, स्कॉलर, साइंटिस्ट, स्टेटमैन और आपका सोशल रिफॉर्मर, हु हैव बैनिस्ड, अगर मैं इसके बाद मैं ये कर लूँ तो मैं चलेगा मेरा, कि एस के बाद मैं आर में कर लूँ तो मेरा बेटर रहेगा कि हु इसके लिए आया है।
क्लियर है? अगर मैं हु का सेंटेंस बाद में कभी मैं यूज करूंगा, इसको पहले मैं यूज कर दूंगा, ये सब मैं कहाँ रखूंगा, मुझे क्लियर नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए आपको यहाँ पर एस के बाद आर चुनना पड़ेगा। सेंटेंस आपका एस से स्टार्ट होगा और आर यहाँ इसमें दिया गया है। तो मेरा आधा आंसर तो मेरा क्लियर हो गया है कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, लेकिन तभी मैं कंफर्म करता हूँ कि उसके बाद क्यू और पी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर हीरो और पीस कौन कौन थे, वो स्कॉलर थे, विद्वान थे, महान विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, स्टेटमैन थे, रिफॉर्मर थे, जिसने कि पॉवर्टी और इग्नोरेंस को क्या किया, पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस ग्रेट सोशल रॉन्ग, यानी कि समाज में ये बुराइयां जो थे ना, गरीबी और जो इग्नोरेंस थी, एक दूसरे के प्रति बुरा या कुछ भी ऐसा चीज था, उसको क्या किया उसने, ग्रेट सोशल रॉन्ग क्या है, एबोलिस्ट। उसके बाद मैं क्यू मैं कर रहा हूँ ना, इग्नोरेंस एंड एबोलिस्ट, मतलब बैनिस्ट और एबोलिस्ट। बैनिस्ट मतलब क्या, उसको खत्म कर दिया, और बैनिस एबोलिस्ट क्या किया उसने, तो सोशल रॉन्ग जो समाज बुराई था उसको एबोलिस्ट का खत्म कर दिया। यानी देखो इसके बाद मैंने ये यूज करा है, क्यू यूज करा है, और मेरा इसमें ऑप्शन से मैंने हेल्प ले लिया और सही भी है। उसने हु है बैनिस, मैंने बैनिस मतलब क्या, खत्म कर दिया, पॉवर्टी को, इग्नोरेंस खत्म कर दिया, और एबोलिस किसको, समाज में बुराइयां तो उसको खत्म कर दिया। एंड लेबर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, और अब ह्यूमन का जिंदगी आसान, मानव की जिंदगी आसान है कैसे होगा, बढ़िया कैसे होगा, उसने खूब मेहनत किया उसने। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप सेंटेंस एस आर क्यू पी हो जाएगा। देखिए आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ठीक है, आप लोग क्यों नहीं मेहनत करेंगे, मैं तो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ना। देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास लास्ट तक देखते नहीं है, कभी भी देख, इसका कारण ये है कि या तो मन नहीं लगता होगा, या फिर कभी गलत टाइम पर आप देखते होंगे। जब क्लास आता है तभी देखा करिए आप लोग, एक टाइम निकाल कर आप लोग, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका ना वन वर्ड से है, किससे है, वन वर्ड से है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका है यहाँ पर। तो आर्मी क्लर्क के में भी चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं कभी कभी मैं ये क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको भी आप लोग 100% करिएगा। यहाँ है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसा हैंड राइटिंग, ऐसा लिखावट, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा बताओ, ऐसा मैंने क्या लिया, मैंने इतना कर दिया, मैं अब तक क्या लिखा मैंने, ये क्लियर नहीं है ना, साफ नहीं है ना। ऐसा राइटिंग जिसको पढ़ नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, इन एलिजिबल कहेंगे, या डिसिफर बोलेंगे, अगली बोलेंगे, या फिर एलिजिबल बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे इलिजिबल बोलते हैं हम लोग। याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इलिजिबल, ILLEGIBL, एलिजिबल याद करिएगा। ऐसा हैंड राइटिंग जिसको हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे जो है यहाँ चुनना है आपको आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल लेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आर्टिकल नहीं फिल करेगा, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, तो आप लोग नन ऑफ दीज चुनिएगा। कभी कभी आपको यहाँ पर नो आर्टिकल का ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो वो चुनिएगा आप लोग। सी पुल्ड द कैट बाय टेल, मैंने उसने क्या, कैट को, जो बिल्ली को जो है पूंछ से खींच लिया, पूंछ के द्वारा खींच लिया। देखते हैं ना कि पूंछ के द्वारा खींच लिया, तो यहाँ पर तो आ जाएगा, पूछा जाएगा यहाँ पर, तो ए आर्टिकल, ए टेल आएगा। ए टेल मतलब क्या, जो ऐसा टेल, ऐसा पूछ जिसको पता ही नहीं है कि कौन सा टेल है, लेकिन वही टेल यानी कैट का है, कैट का पूछ होता है ना, कि बिल्ली का पूछ होता है ना, तो उसी पूछ के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफिनिट जब हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सी पुल्ड द कैट बाय द टेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म। आगे देख लो यहाँ पर क्या है कि डार्विन वाज ग्रेट साइंटिस्ट। देखो डार्विन क्या था, यहाँ पर साइंटिस्ट था, तो ग्रेट जो महान साइंटिस्ट में से एक थे वो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ए हो जाएगा, यहाँ पर ना एन लगेगा। एन तो जानते हैं आप लोग, जहाँ पर वॉवेल साउंड रहता है वहाँ लगाते हैं, द कंफर्म करने के लिए लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और है कि गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पर, तो आपको मैंने रूल में बता दिया था और आप लोगों को पता भी होगा कि रिवर के नेम के पहले, रिवर्स नेम के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल, तो जनरली द का यूज किया जाता है, द गंगा, द यमुना, ठीक है, द हिमालय, ये सब यूज करते हैं हम लोग। पहाड़ और नदियों के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अभी मैंने जितने सारे मैंने क्वेश्चन कराया है उसको आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, और जहां लगे आप लोगों को नोट जरूर बनाना है तो नोट जरूर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही अब जो आपका इंग्लिश का क्लास है यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे बेनिफिट है क्लास के, और अगर नहीं क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं तो अगर प्रैक्टिस करने के लिए आप ई बुक ले सकते हैं 35 सेट, उसके लिए आपको 250 पे करने होते हैं। इंग्लिश के लिए आप ई बुक भी ले सकते हैं, इसमें कि 50 पैसेज है, आपका 77 PQRS है,
100 आर्टिकल है, 280 प्रीपोजिशन है, 280 आपका कॉमन एरर है और 1000 सायोनिम एंटोनिम मिलाकर है। ये आपको इसके लिए 150 पे करने होते हैं, वो ले सकते हैं। कंप्यूटर का लेना होगा तो कंप्यूटर के लिए ओनली 50 पे करना होता है, इसमें कि 800 से 900 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और इंग्लिश का जो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है पुराना है, वो आप क्लास के साथ फ्री मिल जाएगा, क्लास ज्वाइन करते हैं तो, और क्लास तो मिलेगा ही आप लोगों को। तो इतना है। तो क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो एक बार आप भी कमेंट करिएगा जय हिंद का, और मैं आपको मैं भी बोल रहा हूँ जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में सभी से एक बार फिर से। तो ऐसे क्लास को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी जरूर करना है आप लोगों को। इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।